लाला, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ घर चलें। रोशानी ने हिम्मत करके कहा तो इज़मीर के माथे पर बल पड़ गए। शादी के बाद इनकी ये पहली दावत थी। लाला, नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मुझे लगता है तुम बिला वजह घबरा रही हो। तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। इज़मीर ने कुछ फिक्रमंदी से कहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। रोशानी की आंखें नम हो गईं तो इज़मीर परेशान हो गया। मामू जान, हम 2 मिनट में वापस आते हैं। वो रोशानी को लेकर गाड़ी में बैठ गया ताकि यकीन कर सके कि वो ठीक है। इसे देखकर अंदाज़ा हुआ कि शायद इसे मामूल की सेहत का मसला है, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा और घबराई हुई थी। इज़मीर ने नरमी से कहा, ठीक है, घबराओ नहीं, अभी घर चलते हैं और रात को मैं देखूंगा कि तुम्हारी तबीयत बेहतर कैसे हो सकती है। रोशानी खामोशी से सर झुकाए बैठी रही और इसे तसल्ली देता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा गया। चेहरे पर एक मसनूई सी मुस्कुराहट सजाए वो थकी थकी नज़रों से इर्द गिर्द बैठी हुई लड़कियों को देख रही थी, जो काफ़ी देर से इसके बेड पर फैल कर बैठी थीं, और इसे अब उकताहट महसूस हो रही थी। जाने इज़मीर कब आता, लेकिन इसका इंतज़ार करते करते इसकी कमर तख्ते की तरह अकड़ चुकी थी और अब इसे इस भारी लहंगे, भारी ज्वेलरी से आज़ादी चाहिए थी। जब इसने बेताब सी नज़रें घुमाकर इर्द गिर्द देखा तो सामने बैठी लड़कियों में से एक लड़की इसकी बेचैनी को भांपते हुए मुस्कुराकर इसे देखने लगी। लगता है भाभी कुछ ज़्यादा बेचैन हो रही हैं। इज़मीर भाई का इंतज़ार इतनी बेताबी से हो रहा है तो न जाने रात कैसे बेताबी से गुजरेगी, इसने कहा था। और रोशनाने का दिल धड़क उठा। अभी तक तो इसने इज़मीर से मुलाकात भी नहीं की थी और ना ही इसके मुतालिक कुछ जानती थी। इसके चेहरे पर फैली हुई इस जर्दियाँ देखकर करीब बैठी हुई ज़ारा ने नरमी से इसका हाथ दबाया। इनकी बातों को दिल पर मत लें, इज़मीर भाई इतने भी जालिम नहीं है कि आप इनसे खौफजदा हो जाएं। ज़ारा इसकी परेशानी को समझ रही थी। शौहर जितना भी शरीफ हो जाए, आज की रात तो, इससे पहले कि वो आज रात के हवाले से इसके जहन में खौफ का जहर फैलाकर इसे मज़ीद खौफज़दा कर देती, जब कमरे के दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने इन्हें दरवाजे की जानिब मतवज्जो किया और इज़मीर के आने पर वो इसकी जानिब मतवज्जो हो गई। वो चारों इज़मीर की कज़न्स थीं और इसके सामने खड़ी अब नेक का मुतालबा कर रही थीं। कब से आपका इंतज़ार कर रही हैं, नेक लिए बगैर तो आपको हरगिज़ यहाँ बैठने नहीं देंगी। और इज़मीर ने मुस्कुराते हुए 2-2 हज़ार रुपये इन सब की हथेलियों पर रखे। बस अब इससे ज़्यादा नहीं, वरना मेरी दुल्हन तुम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। वो दिलकशी से मुस्कुराया था और रोशानी इसके दिलकश मुस्कुराहट को देखकर नज़रें झुका गई। बिलाशुबा वो बेहद हसीन था। वजाहिद का शाहकार जो भी इसे एक नज़र देखता रह जाता, और रोशानी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना शानदार मर्द इसके नसीब में लिख दिया जाएगा। दादी ठीक कहती थी, ये उसकी खुशकिस्मती थी कि इसे इज़मीर खान से नवाज दिया गया, लेकिन अब दिल की धड़कन अपने उरूज पर थी। कुछ दोस्तों ने इस कदर खौफजदा कर दिया और रही कसर इज़मीर की कज़न्स ने पूरी कर दी थी। कुछ इसके बिगड़े हुए मसाइल जो इसे तकलीफ़ से दो चार कर रहे थे। इन सब के कमरे से जाने के बाद इज़मीर ने दरवाजे को लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर इसके करीब आकर बैठ गया। निकाह से पहले वो 2 बार इनके घर आया था, लेकिन रोशानी ने इससे ज़्यादा बातचीत नहीं की और इस वक्त भी दिल की बेताबी अपने उरूज पर थी। वो बार बार अपने लबों को कुचलते हुए अपने हाथों पर आए हुए पसीने को साफ कर रही थी और इसका नर्वस होना इज़मीर की आंखों से छुपा हुआ नहीं था। वो इसके करीब बैठ गया, इतना करीब के बासानी इसके चेहरे के नकोश का जायज़ा ले सकता था। वो भरपूर मर्द था, जवानी इस पर टूट कर बरसी थी और जवानी के तकाजे थे कि इस वक्त वो इस नाजुक कली को अपनी खुशबू से मसल देता और इसकी खुशबू को अपनी खुशबू से मिलाकर सहरंगेज़ बना देता। लेकिन न जाने क्यों वो अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात एंजॉय नहीं कर पा रही थी और बेवजह खौफजदा होकर बैठी थी।
ازمیر نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے ٹھنڈے ٹھار ہاتھوں کو تھام لیا اور وہ بدکتے ہوئے اسے تھوڑا دور ہو گئی۔ ازمیر کو حیرت ہوئی تھی اس کے اس قدر ڈر جانے پر، لیکن پھر بھی وہ خود پر قابو پا کر ازمیر کی جانب دیکھتی رہی جیسے کہ اس کی توجہ کی منتظر ہو۔ ازمیر کے لب ایک خوبصورت سی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ آنے والے لمحات کو وہ اپنی زندگی میں سب سے خوبصورت لمحات بنا دیتا چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مما کی پسند اتنی خوبصورت ہوگی، ورنہ میں کب کا ساری خواہشوں کو ان کے نام کر دیتا، اور وہ میری ہر خواہش کو اس قدر حسین بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا، لیکن روشانے کا دماغ تو کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا، اور وہ بس کھوئی کھوئی آنکھوں سے ازمیر کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں خماری اتر رہی تھی۔ آج رات ہمارے رشتے کی حسین شروعات ہوگی، اور آنے والی ہر رات کو میں تمہارے لیے اس قدر خوبصورت بنا دوں گا کہ تم خود کو خوش نصیب تصور کرتی رہ جاؤ گی۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا، اور اس کے ہلکے سے جھکنے پر بھی روشانے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بیتابی اپنے عروج پر تھی، وہ نرمی سے اسے مدہوش ہوتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اپنے وجود میں ڈھال رہا تھا، اور روشانے پانی کی طرح بہتی چلی جا رہی تھی جیسے پانی کی لہروں میں تلاطم برپا ہو۔ بالکل اسی طرح اس کے وجود میں بھی ایک تلاطم برپا ہو گیا تھا، اور وہ اس وقت سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کمر کا درد، مرجھائی ہوئی رنگت اور کپکپاتا ہوا وجود، چہرے پر پھیلی ہوئی سردیاں، وہ پہلی رات کی دلہن ہونے کے باوجود ایک خوف تھکی تھکی لگ رہی تھی جو اپنی بڑی سنہری آنکھوں کو اس شخص پر گاڑے اس کی جانب سے تشدد کے منتظر تھی۔ وہی پارٹ جو اس کے ذہن میں دہرا دیے گئے تھے اس کے ذہن میں ثبت ہو گئے، اور اب حقیقت یہ تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ ازمیر اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے گا جو اسے تکلیف سے دوچار کر دے گا، جبکہ ازمیر نہایت محبت سے اسے سمیٹ رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے تیز کرتے ہوئے اس کی سانسوں میں بہکتا ہوا وہ شخص اسے آہستہ آہستہ جلری سے آزاد کر رہا تھا، اور جس طرح اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں اس طرح ہی روشانے کے وجود میں مزید کپکپی دوڑ رہی تھی۔ خبردار، اگر خود سے دولہے کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ کیا سوچے گا؟ اس کے دوستوں کی سرگوشیاں، آج کی رات ازمیر بھائی کے ظلم سے متعارف ہو کر اس کی ستم گری کو کافی انجوائے کرو گی تم لڑکیوں کی بے باک سی گفتگو جو اسے سرخ کر گئی اس کے ذہن میں بری طرح گھوم رہی تھی۔ ازمیر کہیں اور کھویا ہوا تھا، لیکن اس کے ذہن میں چلتی ہوئی سوچیں اسے اپنی لپیٹ میں لے کر مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ دیکھو، یہ سب کچھ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس رات کے تقاضوں میں شامل ہے، اس لیے کوشش کرنا کہ اپنی تکلیف کو اندر ہی دبائے رکھنا، ورنہ تم نہیں جانتی کہ لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، اور ازمیر بھائی وہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں۔ مزید کچھ سرگوشیاں اس کے ذہن میں ابھریں، اور اس نے ازمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے کپکپاتے ہوئے وجود سے دور کر دیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی، سنہری آنکھوں کا خوف اور کپکپاتے ہوئے لب، ازمیر نے عجیب و غریب نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ دیکھو، کچھ بھی نہیں ہے، بس تمہیں میری محبت میں پگھل جانا ہے، اور کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے حوالے کر دو، میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ بہکی بہکی تیز سانسوں سے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، جبکہ وہ متوجہ ہونے کے بجائے مزید خوفزدہ ہو رہی تھی، اور شدید خوف کے عالم میں وہ بیڈ سے اتر گئی۔ ازمیر کو اس کے اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ جلدی جلدی بات کرتے ہوئے مسلسل اپنے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی، اور اس کے وجود سے بہتی ہوئی آبشاریں اسے شرمندہ کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ نہیں، میں ایسی حالت میں ہرگز ان کے قریب نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے وہ بے اختیار 2 قدم دور ہو گئی۔ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، اس نے کہہ دیا تھا، اور ازمیر کو حیرت ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ابھی بھی دلکشی سے بات کر رہا تھا، جیسے اس کی فطری جھجک اور شرم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ازمیر پلیز۔ اس کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، وجود بے چین تھا، اور لہجے کے اندیشے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب ازمیر نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے، اوکے ریلیکس، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات سنو۔ لیکن وہ ازمیر سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اسے چھوڑتے ہوئے چینجنگ روم میں بند ہو گئی، اور وہیں فرش پر بیٹھتی ہوئی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سسک پڑی تھی۔ یا اللہ، اتنی تکلیف اور یہ خوف جو آج اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ دروازہ کھولو روشانے، میری بات سنو، دروازہ کھولو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ازمیر بے تاب تھا۔ پلیز آپ چلے جائیں کمرے سے، یا پھر سو جائیں،
मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो रो रही थी और अभी तक इसने रोने की वजह को समझने से वो कासिर था। आखिर वो इसका साथ क्यों नहीं दे रही थी? ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, लेकिन एटलीस्ट बाहर तो आ जाओ। इज़मीर ने आखिरी हरबा आजमाया, लेकिन फिर भी वो वहीं ठंडे ठार फर्श पर बैठी रही। मैं बाहर नहीं आऊँगी, आप प्लीज़ सो जाएं, वो कह गई थी और इसके लहजे से ही इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा था। इस्मीर को हैरत हुई, इसने बहुत कुछ सोच रखा था। इसके ख्वाबों का महल बहुत ऊंचा था और इस वक्त ख्वाबों का टूटा हुआ महल इसे मायूसी का शिकार कर रहा था। अजीब सी बेताबी इसके वजूद को जलाने लगी और वो चुपचाप चेंज करके बालकनी पर चला आया। ठंडी ठार हवा इसके अंदर फैली हुई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी तरह भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर क्या था जिसने इसे मुझसे दूर कर दिया? वो खुद से सोच सोच कर हलकान हो रहा था। वो इतनी खौफजदा थी कि करीब आने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि वो तो इसे इतनी मोहब्बत से समेट रहा था और किसी भी तरह का जुल्म इस मासूम पर करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी क्या इसे किसी ने कुछ भी नहीं समझाया होगा? इस रात के तकाजे वो खुद भी अकल से बाले गए। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल तो होगी और आजकल के दौर में किसे इल्म नहीं। इसका ठंडा ठार वजूद बार बार इसकी पोरों से सरक रहा था और वो इस ठंडी ठार हवा में ना जाने किन किन सोचों से उलझ रहा था। आज घर की लड़कियों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जिगर, तुम जानते हो कि आजकल की मॉडर्न लड़कियां शौहरों को अपने करीब नहीं आने देती, बहानेबाजियों पर उतर आती हैं और बाहर मौजूद लड़कों के साथ फ्रैंक होकर इन्हें अपने सब कुछ में शरीक कर लेती हैं। अगर लड़कियां दूसरों पर अपना सब कुछ निछावर कर सकती हैं तो अपने शौहर पर क्यों नहीं? शौहर पर तो इनका हक होता है। दोस्तों की महफिलों में होने वाले तस्करे, और इसे अच्छी तरह याद था जिस रोज़ शामिर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि सुहाग रात ही इसने शामिर को अपने करीब नहीं आने दिया। और शामिर को शक था कि वो किसी और से वादा कर चुकी है कि वो पहला हक इससे देगी। ये बदगुमानी इसे इस वक्त शामिर की बेवकूफ़ी लगी। भला एक औरत इस हद तक जा सकती है कि वो अपने शौहर की बजाय किसी गैर को इस हक से मुतारिफ करवा कर असली हकदार को दूर रखे? हरगिज़ नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। और ना इसकी इतनी नीच तरबियत थी, लेकिन इस वक्त इससे अजीब सी सोचें अंदेशे और वसवसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। और इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए इसने सिगरेट को बुझाकर पाँव के नीचे मसल दिया और बालों में उंगलियां चलाते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। बेड की एक जाने मुकम्मल तौर पर कंबल में छुपकर वो शायद सो गई थी। सर से पैर तक इसने खुद को कंबल में छुपा रखा था और इस पर एक नज़र डालकर वो भी बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गया। इसकी इज़्ज़त नफ्स इतनी कीमती थी कि वो किसी भी लड़की से बार बार इल्तिजा नहीं कर सकता था कि वो इससे अपनी कुर्बत की भी। वो इससे काबिल था कि इसे खुद से दूर कर लिया जाता। ये जाने इतनी लड़कियां इसके साथ हराम ताल्लुकात बनाने के लिए मरी जा रही थीं। इसके दोस्तों ने इसे कितनी ऑफर्स की, लेकिन वो हमेशा इन सब से दूर रहा, सिर्फ इसलिए कि वो ये हक इसी को देगा जो इसकी हकदार होगी, इसके अलावा किसी को भी नहीं। इस गुनाह के करीब जाकर वो कभी भी अपनी आखिरत को ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त अपनी बीवी का दुत्कार देना अजियत का बायस था। मुख्तलिफ सोचों का जाल जब इस पर हावी हुआ तो नींद की पनाह ही इससे आखिरी सहारा लगी, और नींद ने जब इसे अपनी लपेट में ले लिया तो एक पुरसकून इसके चेहरे पर फैलता चला गया। सुबह इसके बेदार होने से पहले वो कमरे से जा चुकी थी। इस वक्त नीचे आई जब फरहाना बेगम मुलाजमत से कहकर नाश्ता बनवा रही थी अपने और सफदर साहब के लिए, और वो इसे देखकर नरमी से मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ी। शादी की पहली सुबह मुबारक को मेरा बच्चा। इन्होंने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगा लिया और एक जांचती हुई नज़र से इसका जायज़ा लिया था। पुश्त पर बिखरे हुए गीले बाल इन्हें खुशी में मुब्तला कर रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे कि वो मुतमईन सी हो गई हों, लेकिन हकीकत क्या थी इस बात से तो वो भी थैंक यू सो मच दादो, मेरा नाश्ता लेकर नहीं आई, इसने रस्म के मुतालिक पूछा था और फरहाना बेगम ने नरमी से इसके हाथ थाम लिए। मैंने फरीदा खाला को खुद ही मना किया था कि इन्हें किसी भी किस्म की फजूल रस्मों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी खाला हैं और ये तुम्हारा अपना घर है, हमारा घरेलू मामला है। बुजुर्ग खातून को उम्र के इस हिस्से में रस्मों से मुतल्लिक करवा कर जलील करना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी अगर तुम्हें हर हाल में फरीदा खाला की हाथ का नाश्ता करना है तो तुम अपने शौहर के साथ इनके घर जा सकती हो, मेरी खाला को ज़हमत देने की ज़रूरत नहीं है, फरहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए नरमी से इसे देखकर कहा था, और वह सरशार सी होकर सर झुका गई।
یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے اتنی اچھی ساس ملی، ورنہ آج کل کہاں ایسی ساس دستیاب ہوتی ہے۔ فرحانہ بیگم اس کی دادی کی بھانجی تھی، یعنی فریدہ بیگم کی بھانجی، جن کی پوتی کی معصومیت اور اچھا اخلاق ان کا دل مو گیا، اور اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی چھوٹی بہو کے درجے پر فائز ہوگی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، بڑے 2 بیٹے اپنے اپنے کاروبار میں علیحدگی اختیار کر کے اپنے علیحدہ گھروں میں شفٹ ہو گئے تھے، اور چھوٹا ازمیر ان کے ساتھ ہی تھا، جس نے اپنے بلبوتے پر اپنے باپ کے کاروبار کو بھی آگے بڑھایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار ٹائم جاب بھی کر رکھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ گھر کا نظام بہت بہترین طریقے سے چل رہا تھا۔ فرحانہ بیگم اپنے سعادت مند بیٹے کی وجہ سے بہت خوش اور مطمئن تھی، اور صفدر صاحب نے بھی اب اپنے کام سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور پورا وقت وہ اخبار اور فرحانہ بیگم کے علاوہ وہ گھر کی کیاریوں میں الجھتے رہتے، جہاں انہوں نے طرح طرح کی سبزیاں، پھول اور نہ جانے کیا کیا اگا رکھا تھا، اور اب عمر کے اس حصے میں یہی سب سے بڑا مشغلہ تھا۔ اپنی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر اس نے سب سے پہلے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تھا، جہاں وہ موجود نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، یعنی وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی باہر چلی گئی۔ اٹھتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس نے سوچا نہیں تھا شادی کی پہلی صبح ایسی ہوگی۔ کچھ دیر حالات اور واقعات پر غور کرنے کے بعد وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آیا تو وہ تینوں نفوس ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ ہلکی پھلکی بات چیت کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور دوبارہ نظروں کا رخ موڑ لیا۔ وہ اب اس پر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اسی وقت اس کے قریب جائے گا جب وہ خود اس کی قربت کی طلبگار ہوگی، ورنہ نہیں۔ اسے اپنی عزت نفس عزیز تھی۔ وہ ازمیر خان تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ کسی کے قدموں میں گر کر چند لمحوں کی تسکین مانگ لیتا۔ ازمیر کے آنے پر اس کے چہرے کی رنگت واضح بدلی تھی۔ اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو مزید جھکا لیا۔ ازمیر اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور فرحانہ بیگم نے نرمی سے اسے مخاطب کیا تھا، اٹھو اور ازمیر کو ناشتہ سرو کرو۔ بچے وہ چاہتی تھی کہ ازمیر سے ساری جھجک کو ختم کر دے۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے ازمیر کے چہرے پر وہ چمک اور روشن نہیں ہے جو دراصل ہونی چاہیے تھی۔ ان کا بیٹا بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق طبیعت کا مالک تھا اور ہمیشہ سے ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا۔ بہت زیادہ سنجیدگی اس کی فطرت میں نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ناشتہ سرو کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ لرز رہے تھے۔ ازمیر نے ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ بے تحاشا سرخ و سفید رنگت میک اپ سے عاری چہرہ، چہرے کے اطراف میں پھیلی ہوئی لٹیں اور خوبصورتی سے سر پر جمایا گیا دوپٹہ۔ اتنی حسن کے باوجود بھی چہرے کی رونق غائب تھی، اور وہ یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ اتنی خاموش، اتنی بے رونق کیوں ہے۔ حالانکہ جس حصے سے وہ گزر رہی ہے، جتنی خواہشوں کی تکمیل ہو چکی ہے، اسے تو بہت ہنستا مسکراتا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد برعکس وہ بہت سنجیدہ مزاج، بہت خوفزدہ اور جھجک میں لپٹی ہوئی ہے۔ شادی کی رات کمرے میں جانے سے پہلے ہی فرحانہ بیگم نے اسے روشانے کی فطرت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بہت معصوم اور کم عمر ہے، اس لیے اس پر خاص توجہ دینا۔ اب وہ مزید کھول کر تو بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کی باتوں میں چھپے ہوئے مفہوم کو وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اور نرمی سے سر جھکا کر انہیں اطمینان دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا، اور اسی وعدے کے زیر اثر اس نے روشانے کی حرکتوں کو ابھی تک اپنے دل میں پوشیدہ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے کمرے کی بات کسی تیسرے کے ہاتھ آ جائے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، بھائی بھابھیاں یا کوئی بھی، اور بات کا بتنگڑ بن جائے، کیونکہ اس سے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت عزیز تھی۔ رسم کے طور پر ظہر میں جب فریدہ خانم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو اسے فریدہ خانم کے ساتھ ہی بھیج دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کس حد تک اکیلی ہو گئی تھی یہ وہ جانتی تھی، اور ان کا خدا، چاہے محلے کے بچے ان کے پاس قرآن مجید پڑھتے تھے، پورا محلہ ان کی عزت کرتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے پوتی کے ساتھ انہوں نے ایک عرصہ گزارا تھا، پال پوس کر اسے جوان کیا اور دوسرے ہاتھوں میں سونپ دیا، لیکن پھر بھی ان کی کمی انہیں بہت محسوس ہوتی تھی۔ ابھی تک تو وہ دادا کی پینشن سے گزارا کر رہی تھی اور بابا کی سیونگ جو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے وقت سنبھال کر رکھی تھی تاکہ روشانے کا بہترین مستقبل بنا لیا جائے، لیکن ان کی اچانک ہونے والی حادثاتی موت نے سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا۔ اس کی ماں تو اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے باپ سے طلاق لے کر اپنا گھر بسا چکی تھی اور بیرون ملک مقیم تھی۔
शायद इन्हें अंदाज़ा भी ना हो कि इनकी बेटी ने अपने माँ बाप के बाद किस तरह का वक्त गुजारा। इसे हर पल अपने माँ बाप की याद सताती थी जो इसका सबसे बड़ा सहारा थे, और इसी कमी को पूरा करने के लिए खुदा ने अभी तक जिंदा रखा था और वो हमेशा इसके साथ थी, मोहब्बत और शफ़क़त से। फरीदा खानम ने गैर मामूली सी खामोशी और संजीदगी को नोट किया तो मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा था। क्या बात है मेरा बच्चा, इतना खामोश क्यों है? और जिस तरह तुम जिद कर रही थी कि तुम दादू के साथ जाओगी, ये तो बुरी बात है मेरी जान। वो अब तुम्हारा घर है और तुम्हें इज़मीर की मर्ज़ी के मुताबिक ही चलना चाहिए। इसने वाकई बड़ी ज़िद की थी कि वो नहीं जाना चाहती। ये रात भी किसी तरह के दबाव का शिकार हो जाए। न जाने क्यों इसे लग रहा था जैसे इज़मीर गुस्से में है और तमन्ना रखता है कि वो इसे मनाए, लेकिन वो तो इसके करीब जाना तो दूर की बात, इसका नाम सुनकर भी खौफजदा हो जाती थी। खुजा इसे मनाना और ये एहसास दिलाना कि वो इसके लिए अहमियत रखता है। दादू, मुझे आपके पास रहना अच्छा लगता है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लें, इसने कह दिया। और फरीदा खानम को बुरा लगा था इसका ये कहना। अभी तुम्हारा घर नहीं बल्कि वो तुम्हारा घर है और यहाँ रहने को क्यों दिल चाहता है? अभी शादी को एक दिन गुजरा है, तुम्हें अपने शौहर के साथ रहना चाहिए। यही तो दिन होते हैं मोहब्बत बांटने के मेरा बच्चा। वो नरमी और शफकत से इसे समझा रही थी। मुझे इनसे बहुत डर लगता है, मैं इनसे बात नहीं करना चाहती और इनके करीब रहना मुझे बहुत खौफजदा कर देता है। हकीकत में वो जो कुछ कहना चाहती थी नहीं कह पा रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो फरीदा खानम की इसकी बेचैनी को समझ जाए और काफ़ी हद तक वो समझ भी चुकी थी। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ये बात अपनी ज़ुबान से निकाली तो शौहर को मजाजी खुदा होता है तुम्हारा, दुख सुख का साथी, और इसका करीब रहना, इसका हक देना खुदा को बहुत पसंद है। और अगर तुम इस बात से इनकार करोगी तो खुदा को नाराज़ कर दोगी। आज रात तो सो जाओ, लेकिन सुबह ही तुम कॉल करोगी, इज़मीर को कहो वो तुम्हें ले जाए। मेरा बच्चा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रिश्ते में दूरियां जन्म ले। वो चुपचाप सोने के लिए लेट गई। आज रात तो सुकून और इत्मीनान से गुजर जानी थी, और कल क्या होता, कल की फिक्र ने इसे बेचैन कर दिया। कमर का दर्द था कि जाने का नाम नहीं लेता था। टांगों और पट्टों में खिंचाव, न जाने कब से वो लिकोरिया के शदीद मराहल से गुजर रही थी और ये मरहले इसे हमेशा बेचैन किए रखते। वो सफ़ेद बदबूदार धब्बे जब अपने कपड़ों पर देखती तो ख्वामखा शर्मिंदा हो जाती और कपड़े छुपाए फिरती। फिर एक रोज़ बिलाखिर इसने सबसे तंग आकर दादी से जिक्र भी कर दिया, और दादी ने बड़ी तेज़ नज़रों से इसे देखा था। बहुत बुरी बात है, आज के बाद किसी से भी ये बयान न करना, ये कोई बीमारी नहीं है, बस अब तुम बड़ी हो रही हो ना, इसलिए। और वो सर झुकाकर सुर्ख चेहरे से इनकी बात सुनती रही। दादी का अंदाज कुछ ऐसा था कि इसे मायूब लगा, जैसे ये कोई बहुत बुरी बात है। अगर वो किसी से भी बयान करेगी तो बदनाम हो जाएगी। इसे काफ़ी बेचैन कर दिया था। शादी से पहले अमूमन लड़कियों के साथ ये सब कुछ होता है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दादी ने तो कोई और ही हल निकाला था। वो इतनी शर्मिंदा हुई कि जाकर अपने कमरे में लेटी और फिर चेहरे पर हाथ रख कर रो दी। क्या ये बीमारी इतनी मायूब थी कि इसके लिए इसे शादी करना पड़ती? क्या ये कोई कमी थी या इसका कसूर? खुदा जानता था कि इसने आज तक अपनी हमजोलियों में बैठकर भी कभी ऐसी बात का तज़किरा न किया जो जज्बात को बहका दे। उम्र के दिन नाजुक मराहिल से वो गुजार रही थी। अमूमी तौर पर ऐसे मराहिल से गुजरते हुए लड़कियां बेचैनी का शिकार हो जाती हैं, बहकावे में आ जाती हैं, या जज्बात का उतार चढ़ाव इन्हें गलत माहौल में ढाल देता है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। वो हमेशा इस सब से दूर रही। दादी ने जिस तरह इसे नमाज रोज़े का पाबंद कर दिया था, वो भी इससे पाबंदी के साथ सब पर कायम थी और हमेशा कायम रहना चाहती थी। लेकिन आज दादी से ये सब कुछ बयान करके वो काफ़ी शर्मिंदा हो रही थी। बार बार ख़ुद को मलामत करते हुए आंसू बहा रही थी कि इसे ये सब कुछ दादी से बयान नहीं करना चाहिए था। इस सब में इसका कसूर है। और फिर इसने खामोशी इख्तियार कर ली और आइंदा अंदर ही अंदर ये सब किसी दीमक की तरह चाट रहा था। और अभी इज़मीर के करीब ना आने की सबसे बड़ी वजह यही थी, खौफ, खुद एतमादी में कमी और बहते हुए सयाल पर यह तसव्वुर करना कि इज़मीर इसके बारे में कोई गलत मतलब नाखस कर ले। अगर इसने ये सोच लिया कि वो एक बहकी हुई लड़की है जो बह कर इस हद तक चली जाएगी, तो इससे ज़्यादा वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। इस रात भी वो देर तक जागती रही। इस अनजाना सा खौफ इस पर हावी रहा।
और न जाने कितनी देर वो छत को घूरती रही। काश इसे हमेशा के लिए यहीं रुक जाना पड़े, या दोबारा ज़मीन के पास न जाए और कभी भी ये सब कुछ ना सहना पड़े। लेकिन हर काश के बाद बस सवालिया निशान रह जाते हैं। काश को अपनी ज़िंदगी से मिटाने के लिए हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है और फिर इसी राह पर चलना पड़ता है जो हमारे लिए मुकर्रर की गई होती है, क्योंकि काश के सहारे तो कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। काश से आगे निकलकर अपने लिए रास्ता बनाना ही ज़िंदगी है। और अगली सुबह सचमुच इज़मीर इसे लेने के लिए आ गया। गाड़ी में अजीब सी खामोशी छाई रही और इसी खामोशी को तोड़ने के लिए इज़मीर ने पहल की थी। क्या तुम्हें आइसक्रीम खिला दूँ? क्यों लग रहा था जैसे वो सारा गुस्सा फरामोश करके एक नई शुरुआत चाहता हो। और आइसक्रीम तो इसकी कमज़ोरी थी। लाखौफ सही इसने बस इज़मीर को देखकर इस बात में सर हिला दिया और इसकी मासूमियत पर इज़मीर मुस्कुरा कर रह गया। तुम्हें कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? वो बातों बातों में इसे खरीदने की कोशिश करने लगा। चॉकलेट, और इसके कहने पर वो दिलकशी से मुस्कुराए, यानी कि हमारी पसंद मिलती जुलती है। वो मुस्कुराते हुए नज़रों से इसे देख रहा था और वो सर झुका गई। आइसक्रीम इसे खिलाने के बाद वो इसे शॉपिंग करवाने ले आया और वो अपनी मर्ज़ी से 2-4 ड्रेसेस खरीद कर दिए थे। इसे सोच लिया था कि इस रिश्ते में बदगुमानी को जन्म नहीं लेने देगी और नई शुरुआत करेगा। इस लड़की को मौका देकर मोहब्बत से अपने करीब करेगा ताकि एक नई शुरुआत इनकी ज़िंदगी को बदल दे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अगर इज़मीर खान इस सब में एक बार फिर हार गया तो फिर नतीजा क्या होगा, शायद बहुत भयानक। इसने ब्लैक कलर की खूबसूरत से नाइट ड्रेस का भी इंतखाब किया और इस नाइट ड्रेस को देखकर वो सर झुकाकर 2 कदम दूर हो गई। सेल ग्रिल के सामने इसका ये रवैया अजीब था। इससे भी पैक कर दें, इज़मीर के कहने पर सेल गर्ल ने पेशावराना मुस्कुराहट से वो ड्रेस थाम लिया और इसे पैक करने के बाद इज़मीर के हवाले कर दिया। बिल पे करके वो सब कुछ उठाकर गाड़ी में ले आया। पहले जो वो हल्की फुल्की बातचीत कर रही थी, अब इसने अपने लबों पर कुफल लगा लिया और इस अजीब व गरीब खामोशी को इज़मीर हैरत से नोट कर रहा था। वो क्यों खामोश हो गए इस कदर अचानक, और इज़मीर की बढ़ती हुई जसारतें और नज़दीकियाँ इससे क्यों खौफजदा कर रही थीं। घर वापस आने के बाद भी वो मुसलसल इज़मीर से दूर रही। इससे बातचीत करना, इसके करीब जाना, ये सब कुछ तो इसे मायूब लग रहा था। हालांकि फरहाना बेगम ने इसे वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि वो अपने शौहर पर तवज्जो दे, इसके कमरे में जाए, इसके साथ वक्त गुजारे, लेकिन वो किचन में ही इनके साथ उलझी रही। न जाने क्यों इसे लग रहा था जैसे इज़मीर के इरादे आज फिर ठीक नहीं हैं और इसे अपना आप इस काबिल नहीं लगता था कि वो इज़मीर को वो सुकून दे पाएगी जिस सुकून का वो तलबगार था। और ये बात इसे अंदर ही अंदर अपने ज़मीर पर एक बहुत बड़ा बोझ लग रही थी। फरहाना बेगम ने खाना बनाते हुए नरमी से इसका हाथ थामकर इसे समझाया था कि इस घर में निदा और नायाब ने ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। वो दोनों आपस में कज़न्स हैं और इसीलिए भी इनमें गहरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो इन दोनों से जुदा है और यहाँ अपने कदम इसे इज़मीर के बलबूते पर ही मजबूत करने हैं। इसलिए वो इज़मीर से अपनी मोहब्बत बढ़ाए, अंडरस्टैंडिंग कायम करे और अपनी फैमिली बढ़ाए, क्योंकि फरहाना बेगम और सफदर साहब की नज़रें भी अब इज़मीर पर जमी हुई हैं और इसके बच्चे ही वो अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। फरहाना बेगम की बात सुनकर वो बस इन्हें देखती रह गई। मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे इसी महीने खुशखबरी सुना दो, और यकीन करो मैं तो फूले नहीं समाऊंगी। जैसे 3-4 दिन तुम्हें गुजर जाएंगे और तुम्हें लगे कि खुशखबरी की उम्मीद है, मुझे ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटी का इस तरह ख्याल रखूँगी कि इसे चारपाई से नीचे एक कदम भी नहीं रखने दूँगी। वो बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी और वो बस पहलू बदल कर रह गई। अब इन्हें क्या बताती कि इसे तो इन सब से घबराहट होती है और ये चीज़ इसके अंदर एक बेचैनी पैदा कर देती है, एक इंतशार बर्पा कर देती है जिससे निपटना आसान नहीं होता। इसने कोशिश की थी कि डिनर के बाद भी वो हर काम को अपने हाथों से सरअंजाम दे और इस वक्त कमरे में जाए जब इज़मीर गहरी नींद में जा चुका हो। डिनर के वक्त भी फरहाना बेगम ने इससे और इज़मीर को अपने भाई का पैगाम दिया था कि कल लंच है, इनके घर पर है। वो शादी के हवाले से सबको लंच पर बुला चुके हैं, इसलिए इज़मीर भी घर पर रहे और रोशान ने इनसे भी कह दिया था कि वो तैयार रहे, किसी भी किस्म की कोताही वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। सो इसने हामी भरते हुए इकरार कर लिया। लेकिन अब इज़मीर के बेबाक इरादों के बावजूद कमरे में जाना इससे एक भयानक सपना लग रहा था जिसकी ताबीर बहुत सख्त हो सकती थी। अपने वजूद की महरूमियाँ
कमर में उठता हुआ शदीद दर्द, आंखों के आगे धुंध छा जाना और खुद एतमादी की कमी ने इसे इस दोराहे पर ला खड़ा किया कि इसका बस नहीं चल रहा था कि इज़मीर की नज़रों से दूर होने के लिए वो यहाँ से भाग जाए किसी ऐसी जगह जहाँ पर इसकी वापसी मुमकिन ना हो। जबकि दूसरी जानिब इज़मीर बेताबी और बेचैनी से टहलते हुए इसका इंतज़ार कर रहा था। वो दिन भर कमरे में नहीं आई, लेकिन किसी काम के हवाले से कमरे में आई भी तो अगले पल कोई ना कोई बहाना तराश कर कमरे से बाहर चली गई। इज़मीर की बेताबी अपने उरूज पर थी। वो इसे बातों से कायल करना चाहता था, इसे समझाना चाहता था कि वो इसके करीब रहे। ताल्लुकात तो बहुत बात की बात थी, वो कभी भी बना सकता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी थी और वो चाहता था कि वो घर में किसी की भी नज़रों की जद में ना आ जाए। इसलिए बेचैनी से इसका इंतज़ार करता रहा तब तक जब तक कि इसके वापस आने की उम्मीद ख़त्म नहीं हो गई। वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके लेट गई थी और सोच लिया था कि जब इससे यकीन हो जाएगा कि इज़मीर सो चुका है तब भी अपने कमरे में जाएगी, वरना नहीं। और नहीं जानती थी कि इसकी ये हरकत इज़मीर को इससे कितना बदगुमान कर सकती है। ऐसा ही हुआ। इज़मीर इसका इंतज़ार करते करते बेड पर लेटा और नींद की गहरी वादियों में चला गया। और जब इसे अंदाज़ा हो गया कि इज़मीर कमरे में अब इसके लिए नुकसानदेह नहीं है, इस वक्त वो कमरे में गई और इसे ये देखकर सुकून हुआ था कि इज़मीर वाकई गहरी नींद सो रहा था। बहुत हल्के अंदाज में कदम उठाकर वो बेड के करीब चली गई और सोने के लिए लेट गई और सुबह फजर की अजान के साथ वो कमरे से बाहर निकल गई। इज़मीर जब बेदार हुआ तो सीखपा होकर रह गया। इस हद तक नाकदरी इससे कभी भी काबिल कबूल नहीं थी। इसने इस लड़की के हवाले से क्या सोचा था और वो इसे क्या रद्द-ए-अमल दे रही थी। अगर इसे इस रिश्ते को मज़ीद नहीं बढ़ाना तो इसे साफ साफ लफ्ज़ों में कह दे या फिर अपने घर वालों से बात करे, अपनी दादों से बात करे। इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे सोच लिया था कि वो खुले लफ्ज़ों में कह देगा। वो मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब से गाफिल हो गया। इसके जानिब एक नज़र उठाना भी इससे खौफ का शिकार कर रहा था। हालांकि वो लड़की जो कल तक इसके लिए बाइसे पसंदीदगी थी अब इसे सिर्फ एक बोझ लग रही थी। वो नहीं चाहता था कि वो इसके हवाले से बदगुमान हो, लेकिन बदगुमान होता चला जा रहा था और वो जानता था ये चीज़ इन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। लंच से कुछ देर पहले वो तैयार हो गई। खूबसूरत वेलवेट के कामदार ड्रेस में वो हसीन और जाज़िब नज़र लग रही थी। सर पर सुर्ख और स्याह रंग की शॉल ओढ़ रखी थी जो इसे दिलकश बना रही थी। बालों को छोटा सा कैचर लगाकर इसने पुश्त पर बखेर रखा था जो इसकी दिलकशी में इजाफा कर रहा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो हसीन तो लग रही थी, लेकिन पूरे एतमाद नहीं और बार बार हर बात के लिए फरहाना बेगम का सहारा ले रही थी। वहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सबने अच्छे तरीके से इसका इस्तकबाल किया। इज़मीर की कज़न से बड़े मायने खेज जुमले कहकर इसे खरीदना चाहा, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही और जब इसकी जानिब से ठंडा ठार रद्द-ए-अमल दिया गया तो इन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। खाना खुशगवार माहौल में शुरू हुआ। जब इज़मीर के करीब बैठकर इसने खुद को अनकंफर्टेबल महसूस किया था। इज़मीर अच्छी तरह महसूस कर रहा था कि वो बार बार पहलू बदलते हुए न जाने क्या महसूस करना चाहती है। इसकी कांपते हुए हाथ, इसका जर्द चेहरा और गहरी सोच में डूबी हुई आंखें, न जाने वो क्या सोच रही थी। इसका खाने की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं था और अचानक इसने इज़मीर के घुटने पर हाथ रखा। पहली बार वो खुद से इसे कोई बात करना चाहती थी। इज़मीर नामहसूस तरीके से इसकी जानिब झुका। क्या हुआ है, तुम कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? सब लोगों की तवज्जो तुम्हारी तरफ है, अच्छे तरीके से खाओ। वो बहुत नरमी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई दिलकश सरगोशी जो दूसरों को ज़्यादा महसूस ना हो, लेकिन वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। कभी अपने पेट पर हाथ रखती, कभी कमर पर और कभी टैग लगाकर बैठ जाते कि सब कुछ बहुत अजीब था और इज़मीर इसकी वजह से परेशानी और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जब वो अचानक उठी सब लोग इसकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। खाना खाते यूं दरमियान में उठना किसी को भी नागवार लग सकता था और इसे बदतहजीब जाहिर करवा सकता था, लेकिन इसे किसी की परवाह नहीं थी। इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो इज़मीर की जानिब झुकी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ घर चलें, और आहिस्तगी से कह रही थी और हाथ वाज़ह काँप रहे थे। न जाने क्यों बार बार वो अपनी कमीज़ को दुरुस्त करते हुए मदद तलब निगाहों से इज़मीर को देख रही थी और इज़मीर ने बात को संभालने के लिए इसके हाथों को थामा। क्या हुआ, तुम्हें फिर से बुखार हो रहा है? फरहाना बेगम ने नोटिस लिया था इसे बुखार है और वो जल्दी से नफ़ी में सर हिला गई। इज़मीर जी भर कर शर्मिंदा हुआ था।
दरअसल इसे रात भी बुखार था और दोबारा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। क्या डॉक्टर के पास चलें? वो अब रोशानी की आंखों में देखकर बात कर रहा था, जिसे आंखों ही आंखों में इससे बावर करवा रहा हो कि इसकी हाँ में हाँ मिलाती चली जाए। आज इसकी वजह से इसके जितनी कोफ्त का सामना करना पड़ा था वो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इसके लिए इतनी शर्मिंदगी और बेचैनी का बाइस बन जाएगी। वो तो खुद को बहुत फ्रेश फील करवाता था, कूल माइंडेड शख्स था, लेकिन ये लड़की अजीब थी। सबसे माजरत करते हुए वो इस गाड़ी तक ले आया और वह दबाकर गाड़ी में बैठ गई। सर झुकाकर जाने वो क्यों रो रही थी, भीगी भीगी पलकें और सुर्ख चेहरा, जबकि इज़मीर खुद बड़ी टेंशन से गुजर रहा था। क्या मसला हो रहा है तुम्हें? कैसी तबीयत ख़राब है तुम्हारी? घर में तो तुम्हें कुछ नहीं था, अब यहाँ आते ही तुम्हारा तमाशा खड़ा हो गया। वो अपनी टोन से ज़्यादा सख्त लहजे में बात कर रहा था, क्योंकि इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि रोशानी इतनी अजीब हरकत करे। इतनी अजीब और बचकाना हरकत। मेरी तबीयत सच में ख़राब हो रही है, मुझे प्लीज़ घर लेकर चलें, वरना मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। बेचैनी से लब कुचलते हुए इसने कह दिया और फिर से सर झुका लिया, जैसे कि बहुत अजीब और माफूफुल फितरत बात कर रही हो, जिसका फितरत से कोई ताल्लुक ही नहीं हो। इज़मीर काफ़ी हद तक इसकी बात को समझ चुका था। इसका नर्वस होना, दर्द की कैफियत और अनकंफर्टेबल होना वो समझ चुका था कि वो किस तबीयत की ख़राबी की बात कर रही है। इसने चुपचाप गाड़ी घर की जानिब मोड़ दी। न जाने वो लोग क्या सोचते होंगे कि इनके बारे में, लेकिन इस वक्त इसकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी थी। वो इसे घर ले आया और सीधा अपने कमरे में चली गई। वो भी इसके पीछे कमरे में आया था और सोफे पर बैठकर मोबाइल निकालकर फरहाना बेगम को बताने लगा कि वो सफदर साहब के साथ घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि रोशानी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो लोग घर वापस आ गए और अब रोशानी यहीं पर रेस्ट करेगी। फरहाना बेगम ने ताकीद की थी कि रोशानी का ख्याल रखे और फिर कॉल मुनक़ते कर दी। वो काफ़ी देर से वॉशरूम में घुसी हुई थी। इज़मीर को अजीब सी बेचैनी होने लगी। न जाने इसकी तबीयत को क्या हुआ था, वो ठीक भी थी या नहीं, और इसके पास कोई सामान भी था या नहीं। इससे अजीब से सवालात उलझा रहे थे। जब वॉशरूम के दरवाजे के करीब आ गया, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता सकती हो, इसमें बिल्कुल नरम लहजे में कहा था, जबकि दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। और फिर काफ़ी देर के बाद वो बाहर निकली। गीले हाथों को साफ करते हुए वो अजीब कैफियत का शिकार थी। बार बार इज़मीर को देखती और कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी। इज़मीर जाकर इसके करीब बैठ गया। क्या बात है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो उसके चेहरे को देख रहा था। मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसके इंकशाफ पर इज़मीर सर पकड़ कर रह गया। अभी तुम वहाँ से उठ कर आई हो ये कह कर कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, और अब तुम कह रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। आखिर तुम हो क्या चीज़? मुझे पागल बना रही हो या खुद पागल हो? वो गुस्से से धारा था और इसकी धार पर वो हिलते हुए से देखती रह गई। ऐसा तो कुछ नहीं है इज़मीर। इसने बात को संभालना चाहा था, लेकिन इज़मीर गुस्से से सुर्ख हो गया। दरअसल ये तुम्हारे बहाने बाजियाँ हैं ताकि तुम्हें मेरे करीब ना आना पड़े, मेरे रिश्तेदारों से मुतारिफ ना होना पड़े। सच बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई है, तुम्हारी इसमें रजामंदी शामिल नहीं थी। वो बात को किस तरफ लेकर जा रहा था, रोशानी बस अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों को इसके चेहरे पर गाड़े खड़ी बस रोने को तैयार थी। खबरदार, अगर तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा, आज तुम मुझे हकीकत बताओगी कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हें किसी और की ज़िंदगी में शामिल होना है तो मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ना तो मेरे करीब आती हो, ना मुझे कोई हक जाहिर करने देती हो, ना अपने फ़र्ज़ निभाती हो। तो फिर इस रिश्ते का फ़ायदा क्या? खोखला रिश्ता जिसकी बनावट से मैं तंग आ गया हूँ। तो इसे साथ लेकर चलना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, सोचो। इसने बड़ी हिम्मत की थी और आगे बढ़कर इज़मीर के हाथ थाम लिए। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी तबीयत सच में ख़राब है। वो बुरी तरह रो रही थी और इज़मीर ने इसके हाथों को झटक दिया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि दोबारा खुद से तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तुम्हें मेरे करीब आना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस रिश्ते को बचाने की चाहत होती और मुझसे मोहब्बत हुई तो तुम खुद मेरे करीब आकर अपना सब कुछ मेरे हवाले करोगी, वरना सारी ज़िंदगी तरसती रह जाओगी। शौहर मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन कर दूँगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी को अजीरन किया है। रोशानी गुस्से से कहते हुए गुस्सा झटक कर कमरे से बाहर चला गया और वो रोते रोते वहीं फर्श पर बैठ गई।
چہرہ اپنے ہاتھوں پر گرا کر وہ شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی قربت چاہتی تھی، اس سے محبت کرنا چاہتی تھی، لیکن حالات اس کے مخالف سمت میں چل رہے تھے۔ وہ جتنا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی اتنا اس سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اب تو ازمیر نے باقی لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ کیسے اس کے قریب جائے گی۔ بے چینی اس کی نس نس میں پھیلنے لگی، اور کردار اور گھٹیا سوچ کی مالک عورتیں اپنے شوہروں سے ملاقات کرتے ہوئے پہل کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو اس نئی زندگی کی شروعات کے ساتھ ہی اس کی سماعتوں میں انڈیل دیا گیا تھا، اور یہ خیال اس پر بڑی شدت سے حاوی تھا۔ میں کبھی بھی یہ گھٹیا پن نہیں کروں گی، اگر اس طرح ہاتھ تو ٹھیک، ورنہ اسے خدا کی رضا سمجھ کر خاموش ہو جاؤں گی، لیکن خود سے کبھی بھی ازمیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ کس طرح کی مصیبتوں سے ذہن الجھا ہوا ہے، 100 طرح کی پریشانیاں تو، اور ان پریشانیوں کا کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ رو رو کر جب تھک جاتی تو سونے کے لیے لیٹ جاتی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اس دن کے بعد عجیب سی صورتحال کریٹ ہو گئی۔ ازمیر نے تو اس پر توجہ دینا چھوڑ دی، حتیٰ کہ اگر وہ بیڈ پر سوتی تو وہ صوفے پر جا کر سو جاتا، اپنے سارے کام وہ خود کرتا، ماں باپ کے سامنے خوشگوار موڈ میں رہتا۔ لیکن کمرے میں آنے کے بعد وہی روڈ بیہیویئر، بات بات پر جھنجھلا اٹھنا، اس کی کسی بات پر بھی توجہ نہیں دینا، اور اس کی جانب سے مکمل غافل ہو جانا، اور وہ اسے دیکھ کر سلگتی چلی جا رہی تھی۔ ایک تو اس کی صحت دن بہ دن گرتی چلی جا رہی تھی، اور دوسرا اس شخص کی ہٹ دھرمی۔ اس روز ان کی شادی کو تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا جب فرحانہ بیگم نے اسے بڑی گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوئی جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے؟ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی، اور اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو، اور فرحانہ بیگم کے چہرے کے زاویے مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ارے ماشاءاللہ سے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماشاءاللہ سے تمہاری شادی کو 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشخبری ہے، یعنی کوئی خوشی آنے والی ہے۔ اور وہ یوں کھلے فرحانہ بیگم کو دیکھ رہی تھی جیسے آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی ہو۔ یہاں شوہر کے ساتھ مراسم ٹھیک نہیں ہوتے تھے، اور فرحانہ بیگم چلی تھی اسے پریگننٹ کرنے۔ لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ شام صفدر صاحب کے سامنے ازمیر کو گلے لگا کر انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ ماشاءاللہ سے مجھے تو پورا یقین ہے کہ ہمارے گھر خوشخبری ہے نا۔ تم نے بحرانی کا چیک اپ بھی نہیں کروایا؟ ایسے کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی۔ تم دونوں کو چیک اپ کے لیے جانا چاہیے تھا تاکہ ڈاکٹر احتیاط بتا دیتی اور میں اس کی مکمل حفاظت کرتی۔ آنے والا بچہ تو صحت مند ہونا چاہیے نا۔ اس کی ماں کافی ایکسائٹڈ تھی۔ اس نے ایک نظر روشانے کے چہرے پر ڈالی جو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے سر جھکا گئی۔ ابھی ایک اور مصیبت تھی۔ میں تو ایسا کہتی ہوں کہ ابھی فریش ہو کر آؤ اور جاؤ سیدھا ڈاکٹر کے پاس۔ اور ازمیر نے تھکے ہوئے لہجے میں معذرت کر لی تھی۔ صبح جائیں گے پلیز، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان سب معاملات سے گھبرا کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ کیا بتاتا اپنی ماں کو، اور اوپر سے اس کی بیوی، وہ تو مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ موڈ دکھائے گا، اس کے ساتھ تعلقات ختم کرے گا تو شاید وہ خود اس کے قریب آ جائے، اس سے اندازہ ہو جائے کہ اس نے شوہر کو ناراض کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں تھا، اور اگلی صبح فرحانہ بیگم نے تو اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور جلدی سے خوشخبری لے کر واپس آنا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ جس خوشخبری کی طاق لگائے وہ بیٹھی ہیں، وہ خوشخبری تو آنے سے رہی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے روشانے پر سخت نظر ڈالی۔ کیا تم ماما کو بتائے کہ نہیں جا سکتی تھی؟ اور روشانے نے سر جھکا لیا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لیتے چلیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کچھ الجھی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ تم پریگننٹ ہو؟ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا، لیکن وہ ناکوں سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ تب اس اندازہ ہوا کہ کچھ ہے جو اس سے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑ دی اور کچھ ہی دیر کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا، کچھ ٹیسٹ کیے اور اسے تفصیل کے ساتھ اس کی ساری کنڈیشن پوچھی تھی۔ وہ سب کچھ ڈاکٹر کے ساتھ بیان کرتی چلی گئی۔ اس نے اس روز کسی بھی شرم لحاظ کو آڑے نہیں آنے دیا۔ دراصل وہ خود تھک چکی تھی اور اب فرار چاہتی تھی اس سب سے،
और इस रोज़ डॉक्टर के इंकशाफ पर वो खुद भी साकित बैठा रह गया कि आपकी बीवी लिकोरिया है, इस मर्ज में मुब्तला है। इस वजह से इनकी खुद एतमादी कम से कम तर होती चली जा रही है। इनके बालों का गिरना, कमर में दर्द, हर वक्त परेशान और उलझा सारे रहना, जिस्मानी ताल्लुकात में रग़बत महसूस ना करना, ये सब इसी वजह से। अगर प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन इन्हें वक्त पर मुहैया की जाती तो नौबत यहाँ तक हरगिज़ ना आती। और इस रोज़ इसे अंदाज़ा हुआ था कि वो किस अज़ियत में गुजर रही है। एक एक पल को सोचते हुए इसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो क्यों इतनी डरी हुई खौफज़दा थी, क्यों इतनी घबराए से रहती थी, इसकी कुर्बत से पनाह मांगती थी, और फिर इसके मखसूस अयाम का गड़बड़ हो जाना। ये सब कुछ ऐसे हालात नॉर्मल होता है। और इसे घर ले आया, इसे अपने सामने बिठाकर इसके हाथों को थाम लिया था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे पहले नहीं बता सकती थी। बहुत नरमी से बात कर रहा था और वो बस सर झुकाए रोती रही। दादी दादू ने कहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वहाँ इस पर तवज्जो दे रहा था कि वो किस कदर घबराई हुई थी। इसने नरमी से इसे अपने साथ लगा लिया। कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए और हर बात मुझसे शेयर कर लेना। मैं तुम्हारा शौहर बाद में हूँ, पहले तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ। इसके लिए तुम बहुत अहमियत रखती हो। इसके माथे पर लब रखकर वो आहिस्तगी से इसके बालों को सहला रहा था। और तब शुरुआत हुई इस इलाज की जो पहले इसने शर्मिंदगी की आड़ देकर दबा रखा था। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है कि गैर शादीशुदा लड़की किसी भी मर्ज में मुब्तला हो जाए, माँ बाप खौफजदा नज़रों से देखते हुए बात को दबा देते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर एक बीमारी शादी से मुंसलिक करते हुए वो हर फर्ज से सबकदोश हो जाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है इन तमाम मराहिल की जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को निगलना शुरू कर देते हैं। और फिर इंसान इस नहज पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ बेबसी और मायूसी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। चंद दिनों के अंदर अंदर इज़मीर के साथ इसकी इतनी दोस्ती हो जाएगी, इसने कभी नहीं सोचा था। वो इसका लाइफ पार्टनर और क्राइम पार्टनर दोनों बन गया था। हर बात इसके साथ शेयर करना, इससे ऐसा एहसास दिलाना कि वो इसके पास है, इसकी मेडिसिन का ख्याल रखना, प्रॉपर डाइट। लेकिन इस दौरान वो एक बार भी इसके करीब नहीं आया था और ना ही इसका बेजा फ़ायदा उठाया था। लेकिन अब वो भी घुलते मिलते जा रही थी और 2 महीनों के अंदर अंदर बेहतर दवा, बेहतर खुराक और वर्जिश से वो इस हद तक बेहतर हो चुकी थी कि खुद एतमादी से अपनी मर्जी से सब कुछ पहन लेती। किसी भी तरह की कमज़ोरी से पाक होकर वो किसी दिलकश फूल की तरह दिन ब दिन खिलने लगी थी। और इस सारे मामले में इसके लिए सबसे बड़ा मोहसिन था इसका सरताज, जो इसकी पुश्त पर खड़ा होकर इसे हमेशा ये एहसास दिलाता रहा था कि वो इसके साथ है। और अब इसे पहली फुर्सत में अपने करीब करके अपनी कुर्बतों को एहसास दिलाकर वो हक बख्शता था जिस हक का वो हकदार था। खबरदार कभी भी मुलाकात में पहल न करना, वरना शौहर सारी ज़िंदगी ये तसव्वुर करता रहेगा कि तुम्हें अपने जज्बात पर काबू पाना नहीं आता और तुम्हें कुटिया मजाज की मालिक औरत हो। आईने में खुद को देखते हुए वो मुसलसल इन बातों को सोच रही थी जो बेबुनियाद और बेमायनी थी। ऐसी बातें जो लड़कियों के जहन में फतूर की तरह डाल दी जाती हैं और वो हमेशा से एक ऐसी जंग का शिकार रहती हैं जो इनकी होती नहीं। अपने ही शौहर से अपने हक का मुतालबा करने से कोई घटिया मिजाज बन जाता है। इस रोज़ इसने दिलकश लिबास का इंतखाब किया था, वही लिबास जो इज़मीर ने ख़ास इसके लिए ख़रीदा था। गाँव की डोरियाँ बांध कर वह इसका इंतज़ार कर रही थी, जो दूसरे कमरे में ऑफिस की एक छोटी सी डिस्कशन में मशगूल था, जिसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि कौन सा सरप्राइज़ इसका मुंतज़िर है। तकरीबन 2 घंटे की तवील इंतज़ार के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। आई एम सॉरी, बहुत देर हो गई मुझे, और अगले अल्फाज इसके मुंह में ही दम तोड़ गए। बस हैरत और बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जो किसी अप्सरा को भी मात देते हुए थी। सीने पर बाजू बांधे वो बड़ी पुरएतमाद मुस्कुराहट से इसे देख रही थी, जो इसे देखकर वहीं साकित हो गया और फिर दरवाज़ा लॉक करके इसकी जानिब बढ़ा था। पुश्त पर हाथ बांधकर वो हल्का सा इसकी जानिब झुका। आज तो दोनों तरफ से धड़कनें बेताब हो रही हैं। आज खुद इस तूफान को दावत दे रही हो जो तुमसे टकरा कर हशर बर्पा कर देगा। मुस्कुराते हुए इसके माथे से माथा टिका गया। इतना करीब था कि सांसें एक दूसरे में घुलती चली जा रही थीं और लब एक दूसरे को छूकर खुमार आलूद कर रहे थे।
मुझे लगा कि इस तूफान से आशना होने में कोई हर्ज नहीं, जो तूफान आपकी दस्तरस में हो। वो दिलकशी से इसके करीब होते हुए सरगोशी में कह गई, सोच लो, मैं हर एक तरफ का हिसाब ले लूँगा। तुमने मुझे बहुत तड़पाया, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा था। और इससे नरमी से इज़मीर के हाथों को थाम लिया। मुझे माफ़ कर दें, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आपकी किसी भी पेशकदमी का जवाब हरदर्मी से नहीं दूंगी, बल्कि आपके बढ़ाए गए एक कदम के बदले में 100 कदम बढ़ाकर आपकी आगोश में सिमट जाऊंगी। इस खूबसूरत से इतराफ़ पर वो दिलो जान से फ़िदा हो गया। सामने खड़ी लड़की इस पर हक रखती थी और पूरे हक से अपनी बाहों का हार इसके गले में डाल दिया था। इसने गाउन की डोरियों को खोल दिया और पूरे नशेबो फराज के साथ इसके सामने वाज़िया थी, और अपनी दिलकशी से हर हसीन से हसीन मंजर को मात देते हुए इसने पुश्त से थामकर इसे अपने करीब करके धड़कनों से जोड़ लिया, और अब धड़कनें एक ही तरतीब से धड़क रही थी। वो खुमार आलूद होकर इस पर निछावर होता चला जा रहा था, और वो इसकी मोहब्बत में भीगती चली जा रही थी। इतनी बेताबियाँ और इतने सब्र के बाद इस शख्स का हक बनता था कि वो इसकी मोहब्बतों को इकलौता वारिस बन जाए, जिस पर वो अपना सब कुछ निछावर करके पुरुमीद हो जाए, जिसके बाद इसे किसी भी खसारे की तलब न रहे। और वो इसे यूं सैराब कर रहा था जैसे कि दो दरियाओं की तलाफों खेस लहरें एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे में गुम हो जाएं, और अगले पल उठने वाली लहर एक ज़ाहिर हो। उम्र के इस एहसास दौर से गुजरते हुए कई ऐसी हार्मोनी तब्दीलियाँ हमारे जिस्म में रोनुमा होती हैं, जो हमें ऐसी बीमारियों से वाकिफ़ कर देती हैं जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता। और ये बिल्कुल आम सा मसला है जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए चला जाता है, और हम शर्मिंदगी की वजह से किसी के सामने बयान नहीं कर पाते, और अगर अपनी माओं के सामने बयान भी कर दें तो इससे इस वक्त तक डाल देती हैं जब तक कि आप शादीशुदा होने की मेहर अपने माथे पर साबित करवा लें। देखिए, ऐसे मसाइल के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है। ये मसाइल किसी को भी दरपेश हो सकते हैं, और अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने प्यारों का ख्याल न रखते हुए आप इन्हें अपने हाथों से किसी रेत की तरह से सिरकने की इजाज़त दे रहे हैं, जो खो जाएंगे तो दोबारा आपके हाथ नहीं आएंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। और रही बात मियाँ बीवी की, तो परवरदिगार ने दोनों को एक दूसरे पर एक जैसा हक दे रखा है। हमारे यहाँ इस बात को मायूब समझा जाता है कि औरत हक हासिल करने में पहल करे। हालांकि ये कोई मायूब बात नहीं है, ये फितरी तलब है, और खुदा ने इस तलब को पूरा करने के लिए हलाल रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और अगर हलाल रास्ते में भी झिझक, शर्म और रस्म व रिवाज आड़े आ जाएं तो फिर जाने वाला किधर जाए।